हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. आई एम सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश ओवर चाय. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग इन टुडेज वीडियो. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड की जो आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की बिहाइव बुक है, उसका सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट, जो कि बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में है. इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था. अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी. आप पहले वो पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखिए. तो द साउंड ऑफ म्यूजिक फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब आज सेकंड पार्ट की बारी है. बिस्मिल्लाह खान जी एक बहुत बड़े शहनाई वादक रहे हैं और ये उन्हीं की लाइफ के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने म्यूजिक को अपना लाइफ बनाया और उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए या उन्होंने किस तरह से म्यूजिक से उनका इंट्रोडक्शन हुआ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज के जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी. फिर वन लाइनर्स, बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस मैं आपसे कुछ पूछूंगी जो कि चैप्टर में एक इसलिए है कि चैप्टर जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे और क्लियरली आपको समझ में आ गया है या नहीं. और आप खुद आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 वन लाइनर्स रहेंगे, कि उन 10 क्वेश्चंस में से कितने आंसर्स आप दे पाए हैं. और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं या आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है. एंड आई होप कि आगे धीरे धीरे करके ये नंबर आपका नहीं भी अच्छा अगर हुआ है तो आगे जा करके डेफिनेटली 10 on 10 जरूर आएगा. एंड लास्ट में हमारी ग्लॉसरी है. जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगे थे कि चैप्टर में होंगे और आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, वो मैंने अपनी समझ से लास्ट में एंड में दे दिए हैं. जितना इजी हो सकता था मैंने उसकी मीनिंग्स को प्रोवाइड करने की कोशिश की है. तो आप वो भी देख सकते हैं इन द एंड. एंड ऑल्सो जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन है, उस किसी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को, तो वो भी मैंने रिटन फॉर्म में उसका प्रोनाउंसिएशन प्रोवाइड किया है. सो आई रियली होप दैट इट विल हेल्प. So let's begin with the chapter explanation of today. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb जो थे, हम सब इनको जानते ही हैं. एम्परर औरंगजेब मुगल डायनेस्टी के वन ऑफ द एम्परर्स रहे हैं और उन्होंने अपने रॉयल रेजिडेंस में, अपनी शाही पैलेस में पुंगी नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की को बजाना बैन कर दिया था. क्यों बैन कर दिया था? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत ही तीखा था, बहुत ही कर्कश, जिसको कहते हैं कि सुनने में अच्छा नहीं लगता था. पुंगी जो होती है वो इस तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. आपने मे बी इसको पहले भी देखा होगा. इस तरह से ये वुडन का स्ट्रक्चर होता है, बीच में ये मोटा सा एक ये हॉलो सा होता है स्ट्रक्चर, और इसमें एयर ब्लो करके साउंड निकाला जाता है, म्यूजिक निकाला जाता है. तो इसका बहुत ही श्रिल, श्रिल का मतलब होता है बहुत ही तीखा. आप देख सकते हैं इस फोटो में, जैसे सीटी जो है इस तरह की, आपने स्पोर्ट्स टीचर्स को अपने देखा होगा, इस तरह के उनके पास एक विसल होती है और उसको वो बजाते हैं, तो उसका साउंड बहुत ही तीखा सा, चुभने वाला होता है. तो ऐसी पुंगी का भी साउंड था, जिसकी वजह से एम्परर औरंगजेब ने उसको रॉयल पैलेस में बजाने से मना कर दिया था, बैन लगा दिया था. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. अब पुंगी जो है वो जेनरिक नेम है रीडेड नॉइज मेकर्स का. इसका एग्जैक्ट मीनिंग इस सेंटेंस का मैं आपको अभी बताती हूँ. Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. अब पुंगी एक जेनरिक नेम था रीडेड नॉइज मेकर्स का. इसका क्या मतलब होता है पहले ही समझ लीजिए. जेनरिक का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो एक नाम दे दिया जाए. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं
कि ये एक फ्रूट बास्केट है, इसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है। तो इंडिविजुअली सब फ्रूट्स के नाम अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिवली ये सब क्या है, फ्रूट है। तो नाम क्या हुआ, फ्रूट नाम जो हुआ वो जेनरिक नेम हुआ, कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि मेडिसिन में भी होता है, मेडिसिन एक जेनरिक नेम है। तो पुंगी भी एक जेनरिक नेम बन गया था, एक ही नाम बन गया था, किस चीज का, रीडेड नॉइज मेकर्स का। रीडेड का मतलब होता है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम मुंह से हवा डाल करके और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द होल्स, उससे जो है हम जो बजाते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, या फिर इस तरह का ही जो आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि ये पुंगी हो गया, शहनाई हो गया, जिसमें होल्स होते हैं और अपनी फिंगर से हम उनको ओपन या क्लोज करके और उसमें एयर ब्लो करके हम साउंड निकालते हैं या म्यूजिक जनरेट करते हैं। नॉइज मेकर्स किनको कहा गया है, जो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं। और नॉइज मेकर उनको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसका तीखा सा साउंड जैसे पुंगी जैसा होता है ना, कि वो शोर जैसा लगता है। तो पुंगी भी एक जेनरिक नाम बन गया था, एक जैसे कलेक्टिव नाम बन गया था। रीडेड मतलब जितने भी रीडेड टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, शहनाई हो गया, शहनाई तो बहुत बाद में आया, या मैं एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, या फ्लूट हो गया, इस तरह के जो रीड वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए पुंगी एक जेनरिक जनरल नाम बन गया था। और बहुत कुछ लोग ऐसा ऐसा भी थे जो ये सोचते थे कि एक दिन वो रिवाइव हो जाएगा। रिवाइव का मतलब आप देख सकते हैं, रिवाइव मतलब कोई चीज जो एकदम ऑलमोस्ट मरने की हालत में पहुंच चुकी हो और वो एकदम से उसको जिंदा हो जाए, वापस से जी उठे। जैसे कि डॉक्टर्स आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो एकदम मरने की हालत में होता है, कुछ पेशेंट्स की सांस ही नहीं आ रही होती है, और इस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके और उसके पेशेंट की चेस्ट पे रख के उसको उसकी सांस को वापस आने की कोशिश करते हैं। तो उसको रिवाइवल कहते हैं, वापस से पुनर्जीवित करना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो लोग सोचते थे कि पुंगी भी एक दिन रिवाइव होगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट मरती जा रही थी इन द सेंस कि उसका जो यूज है वो कम होता जाता था उसकी साउंड की वजह से। तो एक बाबर जो था, एक बार्बर यानी कि जो बाल काटने वाला होता है, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी कि एक परिवार था प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के खानदान का, जो म्यूजिक से में नॉलेज रखते थे, म्यूजिशियंस थे। उन्हीं की फैमिली के एक नाई था, एक बाबर था, बाबर को हिंदी में हम नाई कहते हैं। उसको रॉयल पैलेस में एक्सेस था, यानी कि उसको अलाउड था, उसको एंट्री थी रॉयल पैलेस में, शाही महल में। और उस बाबर ने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। टोनल क्वालिटी क्या होती है, कि जैसे जिसकी टोन, जैसे हम लोग कहते हैं ना, किसी पर्सन के लिए भी कहते हैं कि इसकी टोन बहुत खराब है। टोन का मतलब होता है बोलने का तरीका, जो आपकी स्पीच के होता है। पुंगी की टोनल क्वालिटी मतलब जो साउंड उसमें से निकल रही है उसकी कैसी टोन है, कि सुनने में अच्छी नहीं है, शोर जैसी लग रही है, या थोड़ी सी प्लेजेंट है। तो पुंगी चूंकि अच्छी नहीं लगती थी, पुंगी की जो साउंड निकलता था, तो उसने भी जो टोन थी उसको सही करने की के लिए डिसाइड कर लिया। एक्सेस का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, कि किसी चीज में एंट्री करना, यानी कि कहीं पे आपको एंट्री होना। अब उसने क्या किया उस बाबर ने, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. अब उसने एक hollow सी stem ली। hollow का मतलब होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, hollow मतलब खोखला अंदर से, जो बिल्कुल अंदर से खाली हो। तो एक नेचुरल सी हॉलो स्टेम ली, एक तना लिया जो नेचुरली खोखला था अंदर से, और उसको उसने एक पाइप की तरह बनाया। वो पुंगी से ज्यादा ब्रॉडर था, यानी कि चौड़ा था और लंबा था। और उसने उस पाइप जो था, उस पाइप जैसा जो स्टेम थी, उसकी बॉडी पे 7 होल्स बनाए, 7 होल्स बनाए। 7 होल्स ही क्यों बनाए, क्योंकि 7 सुर होते हैं म्यूजिक के, जिन लोगों को नहीं पता है, 7 अलग अलग सुर होते हैं म्यूजिक के, सा रे गा मा पा धा नी। तो इसीलिए उसने 7 होल्स बनाए ताकि उससे म्यूजिक निकल सके। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने उसको बजाना शुरू किया, उसने कैसे बजाना शुरू किया, कि वो जो होल्स उसने बनाए थे 7 होल्स, उनमें से कुछ को क्लोज करके ओपन करके इस तरह से अपनी उंगलियों के अरेंजमेंट से जब उसने बजाना शुरू किया, तो बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मेलोडियस सी, बहुत ही मधुर सी साउंड उसमें से प्रोड्यूस हुई, उसमें से निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes,
since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai. नाई आपको पहले ही बता दिया था, जो बाल काटता है, बाबर होता है. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज द शहनाई. अब जब उसने उस इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने, यानी कि रॉयल्टी के सामने, राजा के दरबार पे सबसे पहले बजाया, तो सब बहुत उससे इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए. और जो इंस्ट्रूमेंट था, जो इतना डिफरेंट था पुंगी से, तो इसको एक नया नाम देना चाहिए था, क्योंकि वो पुंगी का इम्प्रूव्ड वर्जन था, तो उसका नाम भी कुछ और होना चाहिए था. और चूंकि तो जैसे किस तरह से इसका नाम पड़ गया कि शाह के चेम्बर में, शाह मतलब जो शाही घराने में, यानी कि रॉयल्टी में, रॉयल दरबार में, शाह लोगों के दरबार में सबसे पहले उसको बजाया गया था. और एक नाई ने, एक बार्बर ने उसको बजाया था, इसलिए दोनों का मिला करके उस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया. शाह और नाई के नाम से शहनाई नाम रख दिया. इस तरह से ये शहनाई होती है, विच इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम पुंगी. और इस तरह से शहनाई बजाई जाती है कि यहाँ से आप एयर ब्लो करते हैं, और इस तरह से आप देख सकते हैं फिंगर्स यहाँ पे हैं, तो उसको ये ओपन और क्लोज करके म्यूजिक प्रोड्यूस होता है. The sound of the Shahnai began to be considered auspicious, and for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. Auspicious word का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इवेंट जो आज की डेट में हो रहा हो, जिसकी फ्यूचर में सक्सेस होने की हम कामना करें, या जिस पे हमें विश्वास हो, या हम ये प्रे करें कि ये फ्यूचर में सक्सेसफुल हो, उस चीज को हम ऑस्पिशियस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेडिंग सेरेमनी के कार्ड्स में आपने देखा होगा, किसी शादी के कार्ड में जब भी आता है तो ऑस्पिशियस वेडिंग सेरेमनी ऑफ माय डॉटर एंड सन, इस तरह से लिखा होता है. तो ऑस्पिशियस की ऐसी वेडिंग सेरेमनी एक ऐसा इवेंट है, ये एक इवेंट है कि जिसके जो हो रही है, या जितने भी लोग वहां उस शादी में मौजूद हैं, कि हम इसको ऑस्पिशियस मानते हैं, हम ये कामना करते हैं कि ये फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी, तो ऐसी चीज को ऑस्पिशियस कहा जाता है. तो ऐसे ही शहनाई का जो साउंड था, उसको भी ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता था, बहुत ही प्योर माना जाता था. और ऐसा माना जाता था कि शहनाई का जो साउंड है, इससे चीजें आगे जाकर के बनेंगी ही, लोगों के काम बनेंगे, इस तरह की एक लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी शहनाई के साउंड को लेकर, कि इसको बहुत ही पवित्र माना जाता था, बहुत ही शगुन वाली चीज मानी जाती थी. इसको आप सिंपल तरीके से समझिए. और इसी रीजन से आज भी ये टेम्पल्स में बजाया जाता है, और एक इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है. इनडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का. आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं, लेकिन पहले बहुत समय तक ऐसा ट्रेंड रहा है कि नॉर्थ इंडियन जो शादियां होती थी, वहां पर शहनाई जरूर बजती थी, क्योंकि उसको बहुत ही पवित्र और बहुत ही शगुन वाला माना जाता था, कि शहनाई का बजना शादी में बहुत ही एक अच्छा इंडिकेशन देने वाली चीज है. In the past, the Shehnai was part of the Naubat, or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. अब नौबत वर्ड का मतलब आपको यहीं पे ही समझा दिया गया है. नौबत का क्या मतलब होता है? ट्रेडिशनल एंसेम्बल. एंसेम्बल मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, या ग्रुप ऑफ जो भी म्यूजिक से रिलेटेड चीजें होती हैं. तो 9 इंस्ट्रूमेंट्स के जो ग्रुप था, एक ट्रेडिशनल एंसेम्बल था, बहुत समय से चला आ रहा था रॉयल कोर्ट्स में, शाही राज दरबारों में चला आ रहा था. तो इन 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो ग्रुप था, एक जो वहाँ कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे, उसको नौबत कहते थे. तो उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से एक शहनाई भी थी. और आज भी, मतलब पहले तो भाई रॉयल कोर्ट्स होते थे, राजा के दरबार होते थे, अब वो चीज नहीं रही. तो आज भी रिसेंटली के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही उनका यूज होता है. वेडिंग्स में बजाई जाती है शहनाई, टेम्पल्स में भी बजती है. और इसका जो क्रेडिट है कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे जो लाया है, वो क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल म्यूजिक से में इतना पहचान दिलाने के लिए, और क्लासिकल स्टेज तक इस इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाने का जो पूरा श्रेय है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kgs,
a prize given by the local महाराजा. अब 5 साल के जो बिस्मिल्लाह खान जी थे वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड के किनारे. गिल्ली डंडा इस तरह का एक आउटडोर गेम होता है जो बच्चे जनरली खेलते हैं, खेलना पसंद करते हैं इंडिया में. और बिस्मिल्लाह खान जी भी खेलते थे. कहाँ पर खेलते थे वो? दुमराव नाम की एक जगह थी बिहार में. एक एंशंट एस्टेट है. एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी या जगह होना. बहुत ही पुराना शहर है. वहां पे एक तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा खेलते थे 5 साल के बिस्मिल्लाह खान जी. और वो बिहारी जी के टेम्पल में रोज जाते थे. पास में, नियर बाय मतलब पास में ही एक बिहारी जी का टेम्पल था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का, लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल था, मंदिर था. वहां पे वो भोजपुरी चैता गाते थे. चैता एक बिहारी सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, जिसको हम चैता कहते हैं भोजपुरी लैंग्वेज में. और वो वहां पे गाने जाते थे. और जब वो गा लेते थे तो उनको क्या मिलता था इनाम में? एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, अप्रोक्सीमेटली 1.25 kgs का. 1 किलो से भी ज्यादा, 1.25 किलो के वजन का उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था, एक प्राइज के तौर पे, एक इनाम के तौर पे उनके गाने के बदले में. जो कि वहाँ के जो लोकल महाराजा होते थे वो उन्हें देते थे, जो छोटे मोटे राजा वहाँ के या बड़े मालिक जो होते थे वहाँ के, वो देते थे. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. अब ये जो घटना है ये 80 साल पुरानी है, 80 साल पहले ही हुआ था. और वो जो छोटा सा बच्चा था जो चैता गाता था, वो बहुत ही दूर उसने सफर तय किया अपनी मेहनत के बलबूते पे. और अपनी मेहनत के ही बलबूते पे वो दूर तक चलते चलते कहाँ तक आ गया कि उसने सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड इंडिया का जीता, यानी कि सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने का अवार्ड उन्होंने जीता, उस बच्चे ने. और वो अवार्ड था भारत रत्न अवार्ड. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Pagambar Bakhsh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. अब हमको बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खान जी की बर्थ डेट की 21 मार्च 1916 को वो बॉर्न हुए थे. और वेल नोन म्यूजिशियंस की फैमिली को वो बिलोंग करते थे. बिहार की बहुत ही अच्छे घराना जो था म्यूजिशियंस का, उसको बिस्मिल्लाह खान जी बिलोंग करते थे. उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भोजपुरी जो राजा थे, भोजपुर के जो किंग थे, वहाँ पे शहनाई नवाज थे, यानी कि वो मेन शहनाई बजाते थे वहाँ पे. और उनके फादर जो थे पैगंबर बख्श, और जो दूसरे उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी बहुत अच्छे शहनाई वादक रहे हैं अपने समय के. पैटर्नल मतलब आपके फादर की साइड ऑफ द फैमिली, यानी कि आपके जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि पापा के साइड की जो फैमिली होती है, चाचा होते हैं, बुआ होते हैं, ताऊ जी, तो ये सब हमारे, इनको पैटर्नल कहा जाता है, हमारे फादर की साइड की फैमिली को. और मदर की साइड की फैमिली को मैटरनल कहा जाता है. तो उनके भी जो और पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, यानी कि पूर्वज थे, वो सब भी बहुत ही बड़े बड़े शहनाई वादक रहे हैं. ऐसी फैमिली को बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते थे. The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. अब ये जो यंग बॉय था, ये जो छोटा सा बच्चा था, इसकी जिंदगी में म्यूजिक ने बहुत पहले ही जगह ले ली थी. म्यूजिक को इसने बहुत यंग एज में ही अपने जिंदगी में शामिल कर लिया था. 3 साल की उम्र में जब इनकी माँ जो है वो इनको, इनके मेटरनल, मैंने आपको बताया ना, मेटरनल मतलब नानी के से रिलेटेड, यानी कि माँ की साइड की जो फैमिली होती है, आपके नाना नानी, मामा मामी, वो सब मेटरनल कहलाते हैं. तो मेटरनल अंकल यानी कि मामा के घर बिस्मिल्लाह खान जी के ननिहाल या उनकी मदर के मैके, अपने मैके जब इनको लेके जाती थी, बनारस जो की था, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी का जो ननिहाल था वो बनारस में था, जिसको हम एट प्रेजेंट वाराणसी के नाम से जानते हैं. और इनका जो पैटर्नल घर था, यानी कि इनके फादर जो थे वो दुमराव के थे. तो बिस्मिल्लाह जो थे बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते थे. फैसिनेट मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाना, जैसे इस तरह से आपका चेहरा हो जाता है ना जब आप किसी चीज को बहुत की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो बिस्मिल्लाह भी बहुत ज्यादा फैसिनेट और अट्रैक्ट हो जाते थे जब वो अपने अंकल्स को, यानी कि अपने मामा लोगों को, अपने मेटर्नल अंकल्स को शहनाई बजाते हुए देखते थे. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the Shehnai.
Ali Bucks would play the shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अब जल्दी ही क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह जो थे उन्होंने अपने अंकल को अकम्पनी करना शुरू कर दिया, मतलब अब उनके अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया। उनके अंकल का क्या नाम था? अली बक्स। वो उनके मामा थे, उनकी मदर की साइड ऑफ द फैमिली के थे। और उनके साथ वो कहाँ जाते थे? विष्णु टेम्पल, बनारस के ही विष्णु टेम्पल में वो जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि बक्स जो थे, अली बक्स जो थे, वो वहां पे एम्प्लॉयड थे, यानी कि वो वहां पे नौकरी करते थे। किस चीज की? शहनाई बजाने की। तो बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने अंकल के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल जाते थे, क्योंकि उनके मैटरनल अंकल अली बख्श वहां पे शहनाई बजाने के लिए नौकरी करते थे। और अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह जो थे वो घंटों तक कैप्टिवेट होकर के बैठे रहते थे। कैप्टिवेट होने का मतलब होता है किसी चीज को में इतना खो जाना, या किसी चीज को लेकर इतना इंटरेस्ट होना कि आप उस चीज से हट ही नहीं पा रहे। जैसे कहते हैं ना, समा बांध दिया। मतलब किसी ने अपनी परफॉर्मेंस से, किसी ने अपनी बातों से आपको इतना प्रभावित कर दिया, इतना ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर दिया कि आप उस चीज में बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, कि आप उस चीज से अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उसको कहते हैं कैप्टिवेट कर लेना, जकड़ लेना, बांध लेना। तो बिस्मिल्लाह भी ऐसी बंद करके कि शहनाई की धुन में वो बैठे रहते थे, कि जैसे शहनाई की धुन ने उनको बांध लिया हो, उनको इतना अट्रैक्ट करती थी। और घंटों तक, खत्म होने के बाद भी घंटों तक वैसे ही बैठे रहते थे। Slowly, he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उनको उस इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि शहनाई बजाने के लिए लेसन्स मिलने लग गए, वो सीखने लग गए शहनाई बजाना। और वो पूरे पूरे दिन बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the river Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. जब बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई के इंस्ट्रूमेंट दिए जाने लगे और वो दिन भर बैठ करके उसकी प्रैक्टिस किया करते थे, तो उसके बाद क्या हुआ? फॉर इयर्स टू कम, आने वाले कई सालों तक फिर वो बालाजी और मंगला मैया नाम के जो टेम्पल्स थे, और गंगा के तट पर, गंगा के किनारे, वो ये दो जगहें उनके फेवरेट हॉर्न्स बन गई थी। उस यंग अप्रेंटिस की फेवरेट हॉर्न्स बन गए थे, जहां पे वो प्रैक्टिस करते थे इन सॉलिट्यूड। अप्रेंटिस मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी स्किल को सीख रहा हो। जैसे कि ये बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई बजाना सीख रहे थे, एक स्किल सीख रहे थे, एक आर्ट सीख रहे थे। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी स्किल को सीखता है, उसको, उस व्यक्ति को अप्रेंटिस कहते हैं, स्टूडेंट भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये जो यंग अप्रेंटिस था, इसका फेवरेट हॉन्ट बन गया था। हॉन्ट मतलब बहुत ही एक सुंदर सी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पे आपको जाने का मन करे। ठीक है। तो ये दोनों उसकी फेवरेट जगहें बन गई थी, जहां पे बैंक ऑफ रिवर गंगा और मंगला मैया और बालाजी का मंदिर, जहां पे वो बैठ करके ये यंग अप्रेंटिस घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते थे इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करना। Flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. यानी कि जो गंगा का बहता हुआ पानी था, वो उनको प्रेरित करता था, उनको इंस्पायर करता था कि वो इम्प्रोवाइज करे। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है, आप ये पिक्चर देख सकते होंगे, आपको लग रहा होगा कि प्लान क्या कटा है। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है प्लानिंग का जस्ट ऑपोजिट। जैसे कोई भी काम होता है, आप दो तरह से करते हैं। या तो आप उसको प्लान करते हैं, पूरा एक स्टेप उसके लिखते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और दूसरी चीज होती है कि अचानक से आपको कोई चीज आया और तुरंत आपने उस चीज को चेंज कर लिया। कि आपने ऑन स्टेज आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं और एकदम से कोई चीज हड़बड़ा गया, कोई गड़बड़ा गया, और आपने कुछ उसको चेंज करके और आप उसको संभाल ले गए। उसको इम्प्रोवाइज करना कहते हैं, कि ऑन द स्पॉट जब कोई चीज आप डिसाइड करके उसको चेंज कर देते हैं। तो जो फ्लोइंग वाटर्स था गंगा का, वो भी उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए इंस्पायर करता था, कि वो कुछ उसमें चेंजेस करें और उसको इम्प्रूव करें, और ऐसे राग इन्वेंट करें, ऐसे राग का आविष्कार करें दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। जो पहले कंसिडर किया जाता था, पहले ये समझा जाता था कि वो शहनाई की रेंज के बाहर है, यानी कि शहनाई जैसा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो उस तरह के राग को कभी निकाल ही नहीं सकता, वो उसकी रेंज के बाहर है। कि ऐसे राग को वो सही साबित करके दिखाएं, वो करके दिखाएं कि नहीं, ऐसे राग भी किए जा सकते हैं। तो ये गंगा का पानी उनको इंस्पायर करता था ये चीजें करने के लिए।
At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल मतलब उनके परफॉर्मेंस के खत्म हो जाने के बाद उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक. पैट करने का क्या मतलब होता है? इस तरह से यंग बॉयज बैक, इस तरह से जब किसी को शाबाशी देते हैं. और उन्होंने क्या कहा? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, देन यू शैल मेक इट. तुम डेफिनेटली उसको जीत सकोगे. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. अब All India Radio जब खुला लखनऊ में 1938 में, तो ये बिस्मिल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ, एक बहुत बिग ब्रेक की तरह उनको एक पहचान मिलने के लिए. और वो रेडियो पे बहुत ही ज़्यादा सुने जाने वाले, लगभग हर रोज ऑफन हर्ड सुने वाले शहनाई प्लेयर की तरह पॉपुलराइज होते चले गए. ऑल इंडिया रेडियो की इस तरह से प्रसार भारती भी उसको कहते हैं, बहुत ही पुराना है रेडियो जो एस्टैब्लिश हुआ था. एंड इट बिगेन इन लखनऊ. When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल किया 15 अगस्त 1947, यानी कि 15th of August 1947 की रात में, मिडनाइट में, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली, तब बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई से देश का इस्तकबाल किया, उन्हें ग्रीट किया, यानी कि उनका स्वागत किया, वेलकम किया. उन्होंने राग काफी बजाया वहां पे. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट, मतलब पूरा दिल निकाल दिया उन्होंने, पूरा अपना दिल से वो राग काफी उन्होंने बजाया फ्रॉम द रेड फोर्ट पे. और जो ऑडियंस थी उनकी वहां पे, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे. और उसी दौरान उनकी इस परफॉर्मेंस के बाद ही उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यूथ का क्या रोल है, उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी. तो ये उसी समय हुआ था. और ये बिस्मिल्लाह खान जी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको वहां पर शहनाई बजाने का मौका मिला था. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. अब बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी मेमोरेबल, बहुत ही यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. जो पहली ट्रिप उनकी अब्रॉड थी, यानी कि विदेश की थी, वो अफगानिस्तान गए थे सबसे पहली बार. वहां पर किंग जाहिर शाह वो इतना ज्यादा, सो टेकन इनका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना. माइस्ट्रो का मतलब होता है एक म्यूजिक लेजेंड. जैसे कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी की है. ये फ्लूटिस्ट हैं बहुत बड़े, ये भी म्यूजिक माइस्ट्रो हैं, फ्लूट प्ले करते हैं. उसी तरह से बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई के माइस्ट्रो कहे जाते हैं, म्यूजिक के लेजेंड कहे जाते हैं. तो वो इतने ज़्यादा, किंग जो थे वो माइस्ट्रो की परफॉर्मेंस से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने बहुत सारी पर्शियन कारपेट्स उनको दी थी. प्राइसलेस मतलब बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही अनमोल पर्शियन कारपेट्स उनको गिफ्ट की थी. एंड अदर सुवीनियर्स. सुवीनियर्स का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह की कोई ऐसी चीज जिसको हम मेमोरेबल टाइप की चीज की, जिसको हम ले जाएं तो उस जगह की हमें याद आए. जैसे कि ये नागपुरी जूते आप कह लीजिए, या ये जो आप इस पे कारीगरी देख रहे हैं, ये इंडिया की है. तो इसको जो कोई भी पहनेगा या जो कोई भी ले जाएगा या देखेगा, उसको इसमें इंडियन टच या इंडियन फील आएगा. तो ये भी एक तरह से सुवीनियर हुआ. सुवीनियर का मतलब कि कोई चीज हम किसी जगह के लाए और वो देख करके वो उस जगह की हमें याद दिलाए. ठीक है. तो और भी इस तरह के सुवीनियर्स के साथ इनको विदा किया था, गिफ्ट किया था बिस्मिल्लाह खान जी को. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. अब अफगानिस्तान के जो राजा थे वही सिर्फ एक नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान जी की म्यूजिक से बहुत फैसिनेट हुए थे, बहुत आकर्षित हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतने इम्प्रेस हुए थे जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को एक म्यूजिक फेस्टिवल में शहनाई बजाते हुए सुना था कि वो उन्होंने
एक फिल्म का नाम उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे रख दिया था, और फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म उन्होंने, विजय भट्ट जी ने बिस्मिल्लाह खान जी की म्यूजिक शहनाई सुनने के इम्प्रेस होने की वजह से बनाई थी। The film was a hit, and one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona है टूट गया, turned out to be the nationwide chartbuster. फिल्म बहुत ही हिट गई थी, और एक बिस्मिल्लाह खान जी की इस फिल्म में कॉम्पोजिशन थी, म्यूजिक डायरेक्टर वो थे बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने एक म्यूजिक दिया था, एक गाना था उस मूवी का, दिल का खिलौना है टूट गया। वो उस वक्त का नेशन वाइड चार्ट बस्टर में वो सॉन्ग आया था, यानी कि बहुत ही नंबर 1 सॉन्ग, हिट पॉपुलर सॉन्ग्स की लिस्ट में वो आया था। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two. अब उनको सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में जो इतनी सक्सेस मिली थी, तब भी बिस्मिल्लाह खान जी का जो वेंचर था फिल्म म्यूजिक में, वो सिर्फ 2 फिल्मों तक सीमित रह गया। इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। चार्ट बस्टर का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो हिट सॉन्ग्स का कलेक्शन होता है, और वही ये जो सॉन्ग था दिल का खिलौना टूट गया, वो भी चार्ट बस्टर में आया था। सेल्यूलॉइड जो होता है वो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो फिल्म बनाने में यूज किया जाता है। फिल्मी जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होंगे या फिल्म बनाते होंगे, वो ये इंस्ट्रूमेंट पहचानते होंगे, वो यूज करते हैं। और यहाँ पे सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मतलब है फिल्म वर्ल्ड, यानी कि मूवी इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसकी बात हो रही है। वेंचर वर्ल्ड का मतलब होता है एक रिस्की और या फिर भी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, यानी कि जैसे कि बिजनेस हो गया, उसमें रिस्क भी होता है लॉस का, कि पूरा हमारा जो भी हमने लगाया है अपना बिजनेस में वो लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें एक पॉसिबिलिटी भी रहती है कि वो प्रॉफिटेबल होगा। तो वेंचर का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो रिस्की है पर फिर भी उसमें प्रॉफिट होने का चांस है। तो उनकी सेल्यूलॉइड वर्ल्ड में, फिल्म वर्ल्ड में इतनी सक्सेस उनको मिली थी, उसके बाद भी जो बिस्मिल्लाह खान जी का प्रोजेक्ट था फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक में, वो सिर्फ 2 फिल्मों तक ही सीमित रह गया। एक फिल्म थी विजय भट्ट जी की ही गूंज उठी शहनाई, जो हम अभी देख चुके हैं, और दूसरी मूवी थी विक्रम श्रीनिवास की, एक कन्नड़ वेंचर था, एक कन्नड़ का प्रोजेक्ट था, और उस मूवी का नाम था सनाधि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he said with emphasis. अब उन्होंने क्या कहा, बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत ही एम्फोसिस के साथ, बहुत ही एम्फोसाइज करके, एम्फोसिस का मतलब होता है किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कलर्ड है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस जा रहा है। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो सबसे पहली जो चीज आप देखेंगे वो ये फ्लावर देखेंगे, तो इसका मतलब होता है एम्फोसाइज करना, ये फ्लावर इस समय एम्फोसाइज्ड हो रहा है। तो उन्होंने बहुत ही एम्फोसिस से कहा कि मैं जो ग्लैमर वर्ल्ड, जो फिल्म इंडस्ट्री का जो ये ग्लैमरस है, चमक धमक है, जो आर्टिफिशियलिटी, नकलीपन है, उससे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। इसीलिए उनका जो म्यूजिक का जो सफर फिल्म्स में था वो 2 में ही सीमित रह गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छे से अच्छे क्लियरली आपको समझा सकूं। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब अवार्ड्स और रिकॉग्निशन जो उनको मिले थे, उनको बहुत ज़्यादा मिले। केम थिक एंड फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा उनकी झोली में गिरे, और बिस्मिल्लाह खान जी सबसे पहले भारतीय ऐसे बने थे जिनको बहुत ही एक प्रेस्टीजियस मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेड, प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है, वहां पर परफॉर्म करने के लिए उनको इनवाइट किया गया था। वो पहले ऐसे इंडियन थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mausiki Ustad Bismillah Khan. उन्होंने मॉन्ट्रियल एक जगह है, वहां पे वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी पार्ट लिया था। उस वर्ल्ड एक्सपोजिशन में उन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया था, और ओसाका ट्रेड फेयर में पार्ट लिया था। और वो इतना ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हो गए थे, इतना पॉपुलर हो गए थे कि तेहरान एक जगह का नाम है, तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था, और उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया
ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मौसीकी मीन्स आर्ट, कोई किसी चीज को जैसे एक्टिंग हो गया या म्यूजिक हो गया उसको मौसीकी कहते हैं, कि ताहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। Such was the popularity. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण उनको दिए गए। कन्फर करने का मतलब कोई अवार्ड दिया जाना, उन पे उनको देना, मिलना। ओके, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड दे रहे तो ही इज कन्फरिंग द अवार्ड ऑन समबडी, इस तरह से इसको कन्फर करना कहते हैं। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड दिया गया, भारत रत्न अवार्ड। और कोवेटेड अवार्ड, विद द कोवेटेड अवार्ड, कोवेटेड का मतलब होता है किसी चीज को पाने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होना कोई चीज को अचीव करने के लिए। तो ये जो कोवेटेड अवार्ड था, यानी कि एक ऐसा अवार्ड जो हर कोई पाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है उसे पाने की, वो उनके चेस्ट पे रेस्ट कर रहा था, यानी कि वो पहने हुए थे तो उनके चेस्ट पे था। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग का मतलब होता है अंधेरे में जब जो इस तरह की जो चमक होती है ना, एक स्पार्कल टाइप का, हल्की सी जो रोशनी होती है तेज, उसको ग्लिंट करना कहते हैं। कि उनकी जो आंखें थी वो खुशी से चमक रही थी, और ऐसी खुशी से चमकती आंखों में उनसे के साथ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आप म्यूजिक सिखाइए। ये हिंदुस्तान का, इंडिया का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। रिचेस्ट का यहाँ मतलब पैसे से नहीं है, यहाँ पे मतलब है वैल्यू से, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होना, बहुत ही ऐसी चीज होना जो बहुत मूल्यवान है। ठीक है, ये हिंदुस्तान की बहुत ही रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और वेस्ट यानी कि वेस्टर्न कंट्री भी अब आ रही है हमारी म्यूजिक को सीखने के लिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Exceedingly मतलब exceed करना, यानी कि बहुत ही highly कोई चीज बहुत ही excellent होना। तो पूरी दुनिया में वो ट्रेवल करके आ गए थे, पर जो खान साहब थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी को प्यार से लोग खान साहब के नाम से कहते थे, वो बहुत ज्यादा एक्सीडिंगली, बहुत हाई लेवल तक बहुत ही ज्यादा दीवाने थे बनारस और दुमराव शहर के, यानी कि जो उनका ननिहाल था, जो उनका ददिहाल था, उन शहर के बहुत ज्यादा वो फॉन्ड थे, वो बहुत उनको पसंद करते थे। और उनके लिए वो दुनिया में कहीं भी घूम लें, ये दोनों शहर उनके लिए सबसे वंडरफुल टाउन्स में से एक थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. यानी कि एक बार उनके एक स्टूडेंट जो था, वो फॉरेन में था, यूएसए में था, वो चाहता था कि वो एक शहनाई स्कूल के हेड बन जाए वहां पे। और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो बनारस का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो वहां पे रिक्रिएट कर देगा, वो वापस से वहां पे वैसे ही एज इट इज बना देगा। कैसे? बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है किसी चीज की एग्जैक्ट कॉपी कर देना, कि जो भी टेम्पल्स है उसको वो एग्जैक्टली कॉपी कर देगा और वहां पे बनारस का ही एटमॉस्फेयर लाएगा। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्या वो रिवर गंगा को बनारस से ले आकर वहां यूएस में शिफ्ट कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो मैं आऊं। कहने का मतलब है कि वो अपना देश, अपने बनारस से इतना प्यार करते थे कि वो उसको छोड़ के जाने को कहीं भी तैयार नहीं थे। Later, he is remembered to have said, "That is why whenever I'm in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan." Yearning वर्ड का भी यही मतलब होता है strong desire किसी चीज को हासिल करने की। तो बाद में वो ये चीज भी कहते हैं कि जब भी मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, मेरी चाहत होती है कि मैं
स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मैं हिंदुस्तान को देखूं जब भी मैं बाहर की कंट्री में होता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव का यूनिक मट्ठा मिस करता हूँ। यूनिक मतलब वन ऑफ अ काइंड, यानी कि उसके जैसा और कोई दुनिया में ना हो। मट्ठा एक दही से बनाई जाने वाली एक पीने वाली ड्रिंक होती है। उसमें नमकीन होती है, उसमें नमक डाल करके और बाकी चीजें डाल करके उसको बनाया जाता है, जिसको छाछ भी कहते हैं। तो डुमराव जैसा यूनिक मट्ठा, यानी कि ऐसा मट्ठा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसे मट्ठे को वो मिस करते थे जब वो बनारस में होते थे। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. Ustad Bismillah Khan की जो लाइफ थी वो इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें इसकी जो हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब धरोहर, जो यहाँ का ट्रेडिशन फॉलो होता है, और यहाँ का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, यानी कि हमारी देश की जो प्रथाएं हैं, जो कल्चर है, वो इतना रिच है, इतना बेशकीमती है। वो हेरिटेज उसका अगर हमको एग्जाम्पल देखना हो तो वो बिस्मिल्लाह खान जी की जिंदगी से हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत की, बिना किसी टेंशन की, ये एक्सेप्ट करना कि उनके जैसा एक डिवोट मुस्लिम, डिवोट मतलब बहुत ही आस्था, बहुत ही श्रद्धालु मुस्लिम, जो इस्लाम में इतना ज़्यादा बिलीव करते थे, उनके जैसा श्रद्धालु मुस्लिम भी बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही नेचुरली हर मॉर्निंग, हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजा सकता है। यानी कि एक तरफ उनका जो रिलीजन है वो एक मुस्लिम है, फिर भी वो हर मॉर्निंग शहनाई काशी विश्वनाथ टेम्पल पे बहुत ही नेचुरली बजाते हैं, गंगा नदी से इंस्पायर होते हैं। तो ये उनके अंदर की जो बात थी कि वो हर चीज़ को, इंडिया का जो ये वेरिएशन है, उसको, हर चीज़ को वो बहुत ही एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते थे। ये उनकी जो लाइफ का एक ये एग्जाम्पल है, ये हमारी इंडिया को प्रेजेंट करता है, ये कहने का यहाँ पे मतलब है। Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का निधन 2006 में 21 अगस्त को हुआ था, जब वो 90 साल के थे। एक बहुत ही लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे, उसकी वजह से ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब किसी की शव यात्रा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग का यहाँ मतलब होता है शोक मनाना। तो उनको भी राज्य का एक शव यात्रा यानी कि फ्यूनरल दिया गया, स्टेट फ्यूनरल दिया गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक दिन का शोक प्रकट किया, यानी कि एक दिन का अवकाश या लीव जिसको कहते हैं कि बंद रहेगा, उस तरह से इंडिया ने डिक्लेयर किया था। वो इतने बड़े म्यूजिक माइस्ट्रो थे। अभी वन लाइनर्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, एंड जस्ट आप देखिएगा, खुद को एनालाइज करिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बिस्मिल्लाह खान जी प्लेड करते थे? शहनाई। ओके। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई? कहाँ सीखी थी? फ्रॉम हिज मैटरनल अंकल अली बख्श। व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड? कहाँ पे थी? अफगानिस्तान में। What was the name of the film that was inspired by Bismillah Khan's शहनाई? क्या नाम था फिल्म का? गूंज उठी शहनाई। What is the name of the auditorium in Tehran that was named after Bismillah Khan? तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। What is Bismillah Khan's nickname? क्या nickname से उनको fondly बुलाते थे लोग? खान साहब। Which composition of Bismillah Khan's became a nationwide chartbuster? जो गाना उन्होंने nationwide chartbuster बना गया था, दिल का खिलौना है टूट गया। What is बिस्मिल्लाह खान्स philosophy of life? उनकी philosophy of music क्या है बिस्मिल्लाह खान जी की? कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो सबको पता है, एंड इट कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। What is बिस्मिल्लाह खान्स contribution to the Indian classical music? क्या उनका योगदान रहा है? He popularized the शहनाई and made it a respected classical instrument. उन्होंने ही, उनकी वजह से ही शहनाई जो था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो इतना पॉपुलर हुआ
और एक रिस्पेक्टेड, एक बहुत ही सम्मानित क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से जाना जाता है। इनकी लेगेसी क्या है, इनकी धरोहर क्या है बिस्मिल्लाह खान जी की, कि ही इज कंसिडर्ड one of the greatest Shehnai players of all time and his music is still enjoyed by people all over the world. उनको greatest Shehnai players of all time consider किया जाता है कि बहुत ही बड़े महान शहनाई वादकों में से वो एक रहे हैं और पूरी दुनिया आज भी उनकी म्यूजिक को इंजॉय करती है। यही बिस्मिल्लाह खान जी की सबसे बड़ी लेगेसी या धरोहर है। अब ये ग्लॉसरी में मैंने आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी बता दिया था। श्रिल वर्ड हो गया या जेनरिक नेम, जैसे जी जेनरिक नेम मैंने आपको बताया था अ कॉमन और नॉन स्पेसिफिक नेम, कि कोई नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफाई करता हुआ नाम नहीं है। कि बनाना, जैसे मैंने आपको बताया वो स्पेसिफिक नेम है बनाना के लिए, लेकिन फ्रूट वर्ड जो है वो कॉमन है। एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है। तो एक कॉमन नेम हो गया जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रेफर करता है या कैटेगरी ऑफ थिंग्स को रेफर करता है। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, इस तरह से। तो मैंने ये कोशिश एक की है कि आपको इजी से इजी मीनिंग मैं प्रोवाइड कर सकूं, आपने फोटोज के थ्रू या मैंने बोलकर भी कि आपको इन सारे मीनिंग्स का इन वर्ड्स का मीनिंग ऑलरेडी बता दिया है। बट एक ये लास्ट में मैंने दे रखा है कि आपको जब कभी भी रेफर करना हो तो आप इससे कर सकें और इसका प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी आप जान सकें। सो ऑल दीज वर्ड्स आर देयर इन द ग्लॉसरी, यू कैन जस्ट सी इट एनी टाइम यू वांट। एंड बिसाइड्स देम और भी कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछना हो मुझसे, या कोई पार्ट आपको समझ ना आया हो, या कोई और वर्ड ऐसा हो जिसका मीनिंग आपको जानना है, सो आई प्रोवाइड माई ईमेल आईडी टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझसे मेल करके भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। So I really hope that you all have enjoyed this video. इसके साथ हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। Thank you so much all of you to be patient with me and ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। दिस इज सौम्या साइनिंग ऑफ। अब तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, be a learner always, okay? And till then, goodbye, meet you in the next video. Thank you so much, bye.